नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 17 अप्रैल को मना विश्व हीमोफीलिया दिवस। एक्सेस फॉर ऑल, विमेन्स एंड गर्ल ब्लीड टू रखी गई थीम। आनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया। केरल में आशा वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। मानदेय बढ़ाने की मांग, संसद में उठा मुद्दा। और नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर। 25 अप्रैल को है सुनवाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा इस दिन की थीम एक्सेस फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू रखी गई है। इस दिन को मनाने का मकसद हीमोफीलिया के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। हीमोफीलिया बीमारी के बारे में जानने से पहले हम ब्लड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ये जानते हैं। ब्लड डिसऑर्डर से मतलब है उन समस्याओं से जिनमें ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का नहीं जमता। इसमें चोट लगने के बाद, सर्जरी के बाद या पीरियड्स के बाद लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है। कई बार ब्लीडिंग का रीजन भी पता नहीं होता है। हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। हमारी बॉडी 13 तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करती है। अगर इन क्लॉटिंग के फैक्टर्स में कोई इशू आ जाता है तो क्लॉटिंग तो होती है, लेकिन इनप्रॉपर क्लॉटिंग होती है। इसे भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर ही मानते हैं। हीमोग्लोबिया भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर का ही एक प्रकार है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमता। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हल्की से चोट लगने पर भी खून नहीं रुकता। हीमोफीलिया एक रेयर ब्लड डिजीज है। आनुवांशिक बीमारी से मतलब है कि पेरेंट्स से ये बीमारी बच्चों में ट्रांसफर होती है। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति में क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की कमी होती है। हीमोफीलिया के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इसके 2 टाइप ही सबसे ज्यादा कॉमन हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से, तो हीमोफीलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया कहा जाता है, वहीं हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। हीमोफीलिया बी ए के मुकाबले कम कॉमन है, लेकिन दोनों के लक्षण सेम होते हैं। दोनों में ही पीड़ित व्यक्ति में ब्लड लॉस लंबे वक्त तक होता है। वर्तमान में इसे पूरी तरीके से क्योर या फिर ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के कई तरीके हैं जिनके बदौलत हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति हेल्दी लाइफ जी सकता है। ट्रीटमेंट का एक तरीका स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड हाफ लाइफ क्लॉटिंग फैक्टर कंसंट्रेट्स है। इसमें मरीज के शरीर में कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड फैक्टर्स इंसर्ट किए जाते हैं। इन्हें कंसंट्रेट्स कहते हैं। ब्लड लॉस को रोकने के लिए मरीजों को ये फैक्टर्स रोजाना इंसर्ट करने को कहा जाता है। इसके अलावा नॉन फैक्टर्स रिप्लेसमेंट थेरेपीज, जीन थेरेपी और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जैसे ट्रीटमेंट भी प्रचलित हैं। लंबे वक्त तक ये माना जाता रहा है कि हीमोफीलिया रोग के लक्षण केवल पुरुषों में ही देखने को मिलते हैं। ऐसी महिलाएं जिनमें हीमोफीलिया आनुवांशिकता के चलते पाया जाता है, इनके लक्षण नहीं दिखाती, लेकिन अब ये भ्रम खत्म हो चुका है। वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि हीमोफीलिया के लक्षण महिलाओं में भी देखने को मिलते हैं। साल 2025 की हीमोफीलिया दिवस की थीम इसी मुद्दे को हाईलाइट करते हुए रखी गई है। केरल में आशा वर्कर्स पिछले 2 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांगे हैं कि हर महीने मिलने वाले मानदेय में वृद्धि की जाए। ये मामला देश की संसद तक पहुंचा, लेकिन आशा वर्कर्स की मांगों पर कोई समाधान नहीं निकला है। आशा वर्कर्स का केरल में विरोध प्रदर्शन का क्या मुद्दा है, ये जानने से पहले हम समझेंगे कि आशा वर्कर्स कौन हैं और इनका काम क्या है। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 2 सब मिशन है, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM एंड द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी NUHM। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के मुख्य कंपोनेंट्स में से एक है कि देश के हर गांव को एक प्रशिक्षित सामुदायिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुहैया कराई जाएगी। इन्हें आशा या एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है। गांव से ही चुनी गई और उनके प्रति जवाबदेह आशा को समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। कोविड के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के शानदार काम के लिए उन्हें WHO से सराहना भी मिली थी।
गांव की कम से कम हाई स्कूल तक पढ़ी महिला को आशा कार्यकर्ता के लिए चुना जाता है। शिक्षा का क्राइटेरिया केवल तब कम किया जाता है जब कोई सुटेबल महिला उपलब्ध ना हो। अब जानते हैं कि केरल में मुद्दा क्या है। केरल में आशा वर्कर्स को हर महीने 7,000 रुपए का मानदेय और 3,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वे किस एरियाज में काम कर रही हैं। जैसे आदिवासी इलाकों में इंसेंटिव ज्यादा हैं। साथ ही मानदेय और इंसेंटिव में उनकी परफॉर्मेंस को भी काउंट किया जाता है। मानदेय राज्य सरकार प्रदान करती है, वहीं इंसेंटिव में केंद्र और राज्य के बीच 60 और 40 के अनुपात में साझेदारी की जाती है। केरल सरकार दावा करती है कि केरल में आशा वर्कर्स को देश के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा ही मानदेय दिया जाता है। वहीं केरल के आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मानदेय में परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है, जिसके चलते उन्हें बहुत कम राशि मिल पाती है। केरल की आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि मानदेय के लिए जो क्राइटेरिया लिंक्ड हैं उसे हटाया जाए। साथ ही मानदेय को बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रति माह किया जाए। साथ ही रिटायरमेंट के वक्त 5 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में आशा कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर्स के तौर पर शामिल किया गया था, इसलिए इनके लिए फिक्स्ड सैलरी, पेंशन और किसी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। केरल राज्य सरकार इस पूरे मामले से ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि यह मामला तो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ही आशा वर्कर्स का स्टेटस वॉलंटियर्स से रेगुलर वर्कफोर्स में तब्दील कर सकती है। साथ ही उसकी सैलरी और पेंशन जैसे प्रावधान भी केंद्र सरकार ही तय कर सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में घोषणा की है कि आशा कार्यकर्ताओं के इंसेंटिव में संशोधन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। हाल ही में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर की है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नामों का जिक्र है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। यह पूरा मामला मुख्य रूप से एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल की संपत्ति के गलत तरीके से अधिग्रहण और फिर उसे यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL नाम की एक निजी कंपनी को ट्रांसफर करने से जुड़ा है। इस मामले की शुरुआत 2012 में हुई, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत की कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धोखाधड़ी के जरिए YIL को AJL की संपत्ति का मालिक बना दिया। इस मामले में नेशनल हेराल्ड का नाम क्यों आता है? देखिए, नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर था जिसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया। 1938 में शुरू किया गया यह न्यूज़पेपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर लिबरल ब्रिगेड की आवाज था। इसका पब्लिकेशन AJL यानी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद यह न्यूज़पेपर कांग्रेस पार्टी का माउथपीस बन गया, लेकिन साल 2008 में इसे बंद कर दिया गया। तब AJL पर करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। अगर AJL के इतिहास की बात करें तो AJL यानी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की स्थापना 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी। ये कंपनी किसी एक व्यक्ति को बिलोंग नहीं करती थी। इसका मकसद था एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना जो कांग्रेस की विचारधारा को जनता तक पहुंचाए। AJL ने अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज जैसे अखबार प्रकाशित किए, लेकिन 2008 में आर्थिक घाटे के चलते ये सभी अखबार बंद हो गए। अब बात करते हैं YIL यानी यंग इंडिया लिमिटेड की। YIL की स्थापना साल 2010 में राहुल गांधी ने की थी। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे, जबकि शेष 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थे। YIL का कोई व्यावसायिक कामकाज नहीं था। इसे एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी के तौर पर दर्ज किया गया था, लेकिन आरोप है कि इस कंपनी के जरिए AJL की पूरी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली गई। ये आरोप भी AJL के पुराने शेयर होल्डर्स जैसे शांति भूषण और जस्टिस मार्कंडेय काटजू द्वारा लगाए गए हैं। उनका आरोप है कि YIL द्वारा किए गए इस ट्रांसफर की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई, जबकि उनके पूर्वजों के शेयर बिना अनुमति के ट्रांसफर कर दिए गए। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि YIL को AJL की संपत्ति सिर्फ इसलिए ट्रांसफर की गई जिससे अखबार को फिर से शुरू किया जा सके। दावा किया जाता है कि यह एक चैरिटी पर आधारित गैर लाभकारी सौदा था। पार्टी इसे पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी लेन देन बताती है। वहीं स्वामी की याचिका को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताती हैं। दोस्तों, अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद पानी का ज्यादातर हिस्सा खारा पानी है, जिसका इस्तेमाल पीने के लिए नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर 97% पानी खारा है और सिर्फ 0.05% ही सीधे इस्तेमाल लायक है। आपको यह भी पता होगा कि अब धीरे धीरे कई शहरों को पीने लायक पानी की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। सोचिए, अगर हम किसी प्रकार समुद्र के पानी को पीने लायक पानी में बदल सकें तो पानी की किल्लत दूर हो सकती है।
हालांकि समुद्र का पानी खारा होता है और उसे साफ करना यानी डिसैलिनेट करना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। पारंपरिक सोलर डिसैलिनेशन मेथड में सूरज की रोशनी से पानी को भाप में बदलकर नमक अलग किया जाता है, लेकिन इस मेथड में सूरज की रोशनी पर निर्भरता और नमक जमने जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका भी समाधान ढूंढ लिया है। अब IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने एक नया मटेरियल बनाया है, DSLIG। यह मटेरियल समुद्र के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदलने में मदद करता है। DSLIG यानी ड्यूअल साइडेड सुपर हाइड्रोफोबिक लेसर इंड्यूस्ड ग्रेफी। यह मटेरियल सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से गर्म होकर काम करता है। साथ ही इसकी सतह पर नमक नहीं जमता। इसकी सतह पर नमक इसलिए नहीं जमता क्योंकि इसकी सतह सुपर हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी या नमक इसे छू नहीं सकते। यह कमल के पत्ते जैसा व्यवहार करता है। यह तकनीकी हीट लॉस को कम करती है और केवल सतह की पतली परत को ही गर्म करती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। यह खराब मौसम या बादल होने पर बिजली से चलता है, जिससे काम रुकता नहीं है। DSLIG को दो मटेरियल से बनाया गया है। एक तरफ पॉलीईथर सल्फोन यानी PES है मजबूती के लिए, और दूसरी तरफ पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड यानी PVDF है। इसको पानी से बचाने के लिए PVDF पर लेजर से ग्रेफीन की परत बनाई जाती है, जो हीट एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। दोनों साइड हाइड्रोफोबिक होने से यह ज्यादा टिकाऊ और असरदार बनता है। लैब टेस्ट में पाया गया कि यह बहुत खारे पानी पर भी काम करता है। खास बात यह है कि यह इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को भी साफ कर सकता है। इसमें कम कार्बन उत्सर्जन के साथ इसकी लागत भी कम है, यानी यह पर्यावरण और जेब दोनों के लिए अच्छा है। फिलहाल अभी इसकी फील्ड टेस्टिंग बाकी है, जिससे तय होगा कि कितना यूजफुल साबित होगा। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है फिलैंथ्रोपिस्ट। हिंदी में इसके लिए शब्द है परोपकारी। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी संपत्ति, समय या संसाधन दूसरों की भलाई के लिए दान करता है, बिना किसी स्वार्थ के। इसका मकसद समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी हटाने जैसे क्षेत्रों में सुधार लाना होता है। कुल मिलाकर समाज की बेहतरी के लिए किया गया दान, सेवा आदि को फिलैंथ्रोपी और ऐसा करने वाले व्यक्ति को फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। आइए नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने आज अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई है, जिसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में की गई थी। इसे कपास के एक व्यापारी प्रेमचंद रायचंद ने शुरू किया था। पहले यह मुंबई टाउन हॉल के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे चलता था। फिर 1874 में इसे मुंबई की दलाल स्ट्रीट में शिफ्ट कर दिया गया। सन 1956 में सेबी एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त पहला एक्सचेंज बना। 1995 में इसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की। फिर 2012 में यह UN के सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज इनिशिएटिव से जुड़ा। 2016 में BSE ने इंडिया INX लॉन्च किया। फिलहाल BSE के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में 30 प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। मई 2024 में BSE का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। बेंगलुरु की कंपनी QPIAI यानी QPAI ने भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है, जिसका नाम QPIAI इंडस है। इसमें क्वांटम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और AI आधारित हाइब्रिड कंप्यूटिंग को एक साथ जोड़ा गया है। यह मेडिसिन रिसर्च, लाइफ साइंसेज, लॉजिस्टिक्स, क्लाइमेट और मटेरियल साइंसेज जैसे क्षेत्रों में सॉल्यूशंस देने में मदद करेगा। यह इनोवेशन 2023 में शुरू किए गए नेशनल क्वांटम मिशन का एक हिस्सा है। इसका संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग करता है। इसमें 4 थीमेटिक हब बनाए जा रहे हैं, जो क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग और मटेरियल पर फोकस करेंगे। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA के साथ हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत पर वैश्विक संगठन का स्थायी मेजबान देश बन गया है। यह संगठन 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों यानी टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के काम करता है। भारत सरकार 2023-24 से 2028-29 तक 5 सालों के लिए IBCA को 150 करोड़ रुपए की सहायता देगी, जिससे फंड तैयार होगा, जरूरी ढांचा बनेगा। आपको बता दें कि IBCA की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर की थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर की बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए साझा प्रयास करना है। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स के K2-18b नामक ग्रह के वायुमंडल में 2 खास गैसेज की खोज की है। इनके नाम हैं डायमेथाइल सल्फाइड यानी DMS और
डाइमेथाइल डिसल्फाइड यानी DMDS। ये पृथ्वी पर केवल जीवों, खासकर समुद्री सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी ये गैस समुद्री फाइटोप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्मजीवों से निकलती हैं। यह ग्रह पृथ्वी से 124 लाइट ईयर दूर है और हैबिटेबल जोन में स्थित है, जहां पानी मौजूद हो सकता है। इसकी सतह पानी से ढकी हो सकती है और इसका वातावरण हाइड्रोजन युक्त है, जिसे हाइसिन वर्ल्ड कहा जाता है। ग्रह में पहले मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली थी। इन संकेतों से वहां माइक्रोबियल जीवन की संभावना जताई गई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि यह जीवन का प्रमाण नहीं, बल्कि संभावित बायोसिग्नेचर है। दोबारा परीक्षण और रिसर्च जरूरी है ताकि यह पक्का किया जा सके कि यह जैविक प्रक्रिया से ही हुआ है या कोई कारण और है। गुजरात के सूरत में शुरू की गई दुनिया की पहली पर्टिकुलरेट मैटर ट्रेडिंग योजना ने प्रदूषण घटाने और उद्योगों की लागत कम करने में सफलता पाई है। यह योजना कैप एंड ट्रेड प्रणाली पर आधारित है, जिसमें कंपनियों को एक तय सीमा में प्रदूषण फैलाने की अनुमति दी जाती है और वे अतिरिक्त परमिट खरीद या बेच सकते हैं। इसमें 318 उद्योगों को रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना पड़ा। योजना में शामिल उद्योगों का कानून पालन 99% तक रहा, जबकि अन्य में यह केवल 66% था। शुरुआत में तय 280 टन प्रदूषण की सीमा को डेटा के आधार पर घटाकर 170 टन किया गया। योजना ने साबित किया कि भारत जैसे देश में भी बाजार आधारित नियंत्रण प्रणाली पुराने नियमों से बेहतर काम कर सकती है और कम खर्च में अधिक लाभ दे सकती है। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश या फिर भूटान? अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड अखबार निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी? अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन के प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर करवाना अनिवार्य है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी बिहार। आज के न्यूज एट 9 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल आप लोगों के साथ कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।